हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियो में हम जो इतिहास का निर्माण है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमने लिखित साक्ष्यों और अलिखित साक्ष्यों के बारे में पढ़ा था कि जो लिखित साक्ष्य होते हैं उनका जो इतिहास का ज़्यादा यूज़ करते हैं और अलिखित साक्ष्यों का जो जो इस्तेमाल है यानी जो उपयोग है उनका कम उपयोग करते हैं। तो हमें अलिखित जो साक्ष्य पुरातत्वविद को द्वारा जो उपयोग किए जाते हैं, जो उत्खनन से प्राप्त होते हैं, उन्हें भी अपने को यूज़ करना चाहिए और जिससे कि प्राचीन भारत के इतिहास को और अच्छी तरह से समझा जा सके। राइट फ्रेंड्स, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, हालांकि कई क्षेत्रों के उत्खनन की पूरी रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, किंतु पुरातत्वविद निष्कर्षों के संदर्भ में ग्रंथों की जांच करना उचित होगा। ऋग्वेद के समय के अध्ययन हेतु हमें गांधार के कब्रों की संस्कृति का जायजा लेना होगा, जिसमें ईसा पूर्व दूसरी सहस्त्राब्दी में घोड़े का इस्तेमाल और मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। मतलब ये हमें बता रहे हैं कि हमें जो इतिहास का निर्माण करना है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए। वैसे जैसे कि ऋग्वेद के समय में जो गांधार, जो पाकिस्तान का इलाका है गांधार, वहाँ पर जो कब्रों की जो संस्कृति है यानी कब्र में जो दफनाए जाते थे जो मृतक लोग होते थे उनको, और साथ में उन मृतकों के साथ में जो बर्तन होते थे, जो औजार होते थे, जो उनके प्रिय पशु होते थे उनको भी दफनाया जाता था। इन सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर कर हमें इतिहास का निर्माण करना होगा, है ना फ्रेंड्स। हमें एक और पेंटेड ग्रे वेयर और दूसरे प्रकार के पुरातात्विक खोजों और दूसरे अन्य वैदिक युग के बीच एक सहसंबंध स्थापित करना होगा। मतलब जो पुरातात्विक खोज है उनके माध्यम से जो पेंटेड ग्रे वेयर एक प्रकार के बर्तन है, पेंटेड ग्रे वेयर एक प्रकार की क्या है, बर्तन है, उनका अध्ययन करके हमें इतिहास को समझना होगा। इसी प्रकार प्रारंभिक पाली ग्रंथों को नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पुरातत्व से संबंधित होना चाहिए, जो प्रायद्वीपीय भारत में शिलालेखों और शुरुआत में महापाषाण पुरातत्व से जुड़े हुए हैं। पुराणों से प्राप्त लंबे वंश वृक्ष की तुलना में पुरातत्व के साक्ष्य को अधिक महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। मतलब पुराणों में जो वंश का क्रम दिया हुआ है उससे ज़्यादा अपने को प्राथमिकता किसे देनी चाहिए, हमें पुरातात्विक जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो अवशेष प्राप्त होते हैं, उनको हमें ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर ये बात कही गई है क्योंकि ये जो है जो अवशेष है वो चीज़ों को ज़्यादा वास्तविकता को बताते हैं। अयोध्या के राम का काल लगभग ईसा पूर्व 2000 तक करने हेतु पौराणिक परंपरा का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अयोध्या में खुदाई एवं व्यापक अन्वेषण से उस अवधि के आसपास की पुराणों में जो इंसानी बनावट है उसकी किसी भी बात की पुष्टि नहीं होती है। मतलब यही बात वो कहना चाहते हैं कि जो लिखित साक्ष्य है और जो अलिखित स्रोत है उन दोनों को हमें कंपेयर करना होगा और जो वास्तविक इतिहास है उसको लिखना होगा। राइट, यानी केवल हम लिखित साक्ष्यों पर डिपेंड नहीं रह सकते और केवल अलिखित साक्ष्यों पर भी डिपेंड नहीं रह सकते। दोनों को यूज़ करके हमें एक वास्तविकता की तरफ बढ़ना होगा। इसी तरह कृष्ण यद्यपि महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ईसा पूर्व 200 से सन 300 के बीच मथुरा से प्राप्त प्राचीनतम शिलालेख और मूर्तिकला के अवशेषों से ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं होती है। मतलब यहाँ पर वो कुछ प्रमाण दे रहे हैं कि जो कृष्ण है उनका प्रमाण दिया है कि कैसे जो है कृष्ण का जो उल्लेख है किया गया, लेकिन अवशेषों से कृष्ण के जो मौजूदगी है उसकी जो प्रामाणिकता है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया है कि अवशेषों से जो कृष्ण की मौजूदगी है, कृष्ण के साम्राज्य की जो मौजूदगी है उसके साक्ष्य उनको प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि हमें लिखित और अलिखित साक्ष्य दोनों का जो है प्रॉपर यूज़ करना होगा। केवल लिखित साक्ष्यों में जो लिखा हुआ है उसको सच नहीं मानना होगा। हमें वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जाकर जो लिखित साक्ष्य में लिखा हुआ है ज़मीनी स्तर पर जाकर वहाँ अवशेष को तलाशना होगा कि वाकई में क्या इतने बड़े बड़े नगर थे। अगर वाकई में अगर वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर अवशेष बड़े बड़े नगरों के मिलते हैं तो हमें यह मानना होगा कि ये जो लिखित साक्ष्य है वो
सत्य है, अन्यथा उसकी हमें ज़्यादा जांच करनी होगी। इसी तरह की कठिनाइयों को देखते हुए रामायण और महाभारत पर आधारित महाकाव्य युग के विचारों को त्याग दिया जाना चाहिए। हालांकि अतीत में इसने प्राचीन भारत के अधिकांश सर्वेक्षण संस्करणों में एक अध्याय का निर्माण किया है। वही बात कहना चाहते हैं कि हमें रामायण और महाभारत का भी जो उसमें लिखे गए हैं उनका जमीनी स्तर पर जाकर जो अवशेष है ना, जो जमीनी स्तर पर जाकर जो अवशेष है उनको तलाशना होगा, उनसे वेरीफाई करना होगा, राइट। रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के कई चरणों का बेशक पता लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि महाकाव्यों का रिश्ता सामाजिक विकास के किसी एक समय से नहीं होता है। मतलब इन जो महाभारत और रामायण है, इनसे हमें न केवल राजाओं के बारे में बल्कि समाज के बारे में भी अपने को जानकारी मिलती है। हम यह जानते हैं कि वे कई संस्करणों की यात्रा कर वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा साहित्यिक परंपराओं और पुरालेख सामग्री के आधार पर वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का समय आमतौर पर ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी बताया जाता है, लेकिन जिन जगहों में वे गए थे वे पुरातात्विक रूप से ईसा पूर्व 400 से अधिक पुराने नहीं हैं और इसीलिए इन महान व्यक्तियों की परंपरा आधारित तिथियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कि जैसे जो आपने महात्मा बुद्ध हैं, जो बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध हैं और जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं, है ना, इनकी जो कालक्रम बताया जाता है वो बताया जाता है क्या, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बताया जाता है। जबकि यानी ये किस में बताया जाता है, ये जो बुद्ध धर्म और जैन धर्म के जो लेख हैं, जो उनके ग्रंथ है, उनमें बताया जाता है कि इनका जो कालक्रम है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर जाते हैं, उन क्षेत्रों पर जिन क्षेत्रों का उल्लेख इन ग्रंथों में, इन बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में किया गया है ना फ्रेंड्स, जिन ग्रंथ यानी इन बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों में जिन जमीनों का, जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, उस क्षेत्र का हम जब जमीनी स्तर पर जाकर जब अवशेष को यानी ढूंढते हैं तो हम पाते हैं कि जो उस क्षेत्र में जो अवशेष है वो 400 ईसा पूर्व से पुराने बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि इन दोनों में क्या है, अंतर है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ क्या कहते हैं कि इनकी स्थापना जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि जब जो पुरातत्वविद है, जो इतिहासकार है, वो जमीनी स्तर पर जाते हैं उन क्षेत्रों में तो वो पाते हैं कि उन क्षेत्रों में 400 ईसा पूर्व से पुराने कोई अवशेष ही मौजूद नहीं है। यानी कि दोनों में क्या है, अंतर है। तो हमें ये अंतर को तलाशना होगा। हमें इन लिखित साक्ष्यों को हमेशा सत्य नहीं मानना होगा। हमें जमीनी स्तर पर जाकर जो अवशेष है उनसे उन सत्यता की, जो उन साक्ष्य की जांच करनी होगी। उसके बाद हमें प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो लिखना होगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको लिखित साक्ष्य और अलिखित साक्ष्य जो है उनकी क्या करनी होगी, मिलान करना होगा। उन दोनों को क्या करना होगा, मिलान करना होगा, मिलाना होगा, है ना। ग्रंथों की तुलना में कालानुक्रमिक और तर्क संगत आधार पर पुरातत्व, शिलालेख और सिक्के अधिक महत्वपूर्ण हैं। वही बात कह रहे हैं कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो क्या प्रतीत होते हैं, ये जो सिक्के हैं, ये पुरातत्व हैं, ये शिलालेख हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट में यानी लगते हैं। क्यों लगते हैं ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा, क्योंकि इनमें जो है अतिशयोक्ति नहीं है। जो ये अवशेष है इनमें अतिशयोक्ति नहीं है, इनमें कोई फेरबदल नहीं की गई है। ये जो वास्तविक है वही प्राप्त होते हैं, जबकि ग्रंथों में क्या किया गया है, फेरबदल किया गया है, वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसीलिए जो कवि है, जो लेखक है, वो जो पुरातात्विक अवशेष है उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि पाणिनि और पतंजलि के व्याकरण संबंधी कार्यों में लगभग निर्धारित तिथियां दर्ज हैं, वे मिथकों तथा किंवदंतियों से अपेक्षाकृत मुक्त हैं। इसीलिए ये सिक्कों, शिलालेखों और उत्खनन की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, लेखक कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन सारे ही लिखे गए ग्रंथों में गलतियां हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे लिखित ग्रंथ मौजूद हैं जो वास्तविकता पर लिखे गए हैं, जिनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिनमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। मतलब लेखक कहते हैं कि पाणिनि द्वारा लिखा गया जो अष्टाध्यायी है,
जो पतंजलि द्वारा लिखा गया जो महाभाष्य है, जिनके बारे में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इन दोनों द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है, इन दोनों द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है उनमें अतिशयोक्ति नहीं है। वो क्या है? वास्तविकता है। इन दोनों ग्रंथों में क्या है? वास्तविकता है। वास्तविकता का मतलब जब इन ग्रंथों में जो लिखी गई तिथियां थी उनका मिलान जो पुरातात्विक अवशेष है उनसे किया गया, तो लेखकों ने ये पाया कि जो इनके अंदर जो तिथियां उल्लेखित थी वो वास्तव में वही थी जो इन अवशेषों में लिखी गई जो तिथियां थी वो थी। मतलब पाणिनि के द्वारा लिखा गया और पतंजलि द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है वो अतिशयोक्ति और फेरबदल से मुक्त है। मतलब वास्तविकता को ये बताते हैं। अब तक इस आधार पर कई शिलालेख खारिज किए जा चुके हैं कि इतिहास में उनकी अहमियत बहुत कम है। यानी बहुत सारे ऐसे जो ग्रंथ है उनको खारिज कर चुके हैं इतिहासकार। क्यों खारिज कर चुके हैं? कि उन्होंने ये पाया कि इनमें फेरबदल ज़्यादा हुआ है। ऐतिहासिक मूल्य को राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में आवश्यक जानकारी के रूप में लिया जाता है। हालांकि शाही शिलालेख में अतिशयोक्ति होती है। शाही शिलालेख मतलब राजाओं के द्वारा जो लेख लिखे गए थे शिलाओं पर, वो है शाही शिलालेख। अब जो शाही शिलालेख में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाई जाती है? अतिशयोक्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अतिशयोक्ति। क्यों पाई जाती है अतिशयोक्ति? क्योंकि राजा हमेशा अपने आप को क्या बताएगा? पराक्रमी, विजेता, सभी गुणों से भरा हुआ ये बताएगा। इसीलिए उसने शाही शिलालेख में हमेशा क्या लिखी? अपने गुणों का गुणगान किया। इसीलिए जो शाही शिलालेख है उसमें क्या पाई जाती है? अतिशयोक्ति पाई जाती है। अशोक के शिलालेखों में लाखों जैसे लिखे गए शब्द ऐसे ही लगते हैं। किससे? अतिशयोक्ति से जैसे लगते हैं। जैसे अशोक के शिलालेखों में भी बहुत सारी अतिशयोक्ति का यूज किया गया है, ऐसा लेखक कहते हैं। यह मनुष्य और जानवरों पर लागू होता है और कलिंग युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या और उन्हें पाटलिपुत्र लाए जाने के कथन के आधार पर संदेह पैदा होता है। मतलब यह कवि लेखक कहना चाहते हैं कि जो अशोक के द्वारा जो शिलालेख लिखे गए हैं उसमें भी बहुत सारी क्या है? अतिशयोक्ति है। कैसे है? कि अशोक ने बताया कि जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें कितने लाखों लोग मारे गए थे, तो कवि लेखक कहता है कि इतने लाखों लोगों का मरना एक अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है ना। तो उसमें बहुत सारे अशोक के शिलालेखों में ऐसे वर्णन है जो वास्तविकता से थोड़े हटे हुए हैं, है ना, वो अतिशयोक्तिपूर्ण लगते हैं। तो कवि कहता है कि बहुत सारे राजा के जो शाही शिलालेख होते थे वो क्या है? अतिशयोक्ति से पूर्ण होते थे। समुद्रगुप्त और राजा चंद्रगुप्त के शिलालेख में भी अतिरंजना है। ऐसा ही उदाहरण समुद्रगुप्त के जो शिलालेख है, चंद्रगुप्त का जो शिलालेख है, उसमें भी क्या मिलता है? वही वास्तविकता से हटकर प्रमाण मिलता है। इन अतिशयोक्तियों के बावजूद पौराणिक परंपराओं की तुलना में शिलालेख निश्चित रूप से अधिक विश्वसनीय है। हाँ, ये क्या कहते हैं कब लेखक कि इनमें भली अतिशयोक्ति है लेकिन अपने को कुछ तो वास्तविकता इसमें प्राप्त होती है। तो हमें इस दुविधा को कि वो अतिशयोक्ति को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हमें इन लिखित जो साक्ष्य हैं उनकी तुलना जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं उससे कर उन दोनों का मिलान कर हमें वास्तविकता की तरफ आगे बढ़ना होगा। पुराणों का उपयोग हालांकि सातवाहनों की उत्पत्ति को पीछे धकेलने के लिए किया जाता है। शिलालेखों में इसे ईसा पूर्व पहली शताब्दी का बताया जाता है। शिलालेख किसी राजा के शासनकाल, उसकी विजय और उसके विस्तार का संकेत देते हैं। मतलब वही बताया शिलालेख में क्या क्या लिखा गया है। लेकिन साथ ही साथ वे राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था तथा धर्म के विकास को भी उजागर करते हैं। मतलब जो शिलालेख हैं वो न केवल राजाओं के बारे में बल्कि उस समय की अर्थव्यवस्था, उस समय की राजनीति, उस समय के समाज, उस समय के धर्म का विकास, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं। चाहे वो अतिशयोक्ति के रूप में है लेकिन इससे हमें थोड़ी बहुत तो वास्तविकता प्राप्त होती है। और जो अतिशयोक्ति है उसको हम किससे दूर कर सकते हैं? पुरातात्विक अवशेषों से दूर कर सकते हैं। इसीलिए यह अध्ययन पुरातत्व का केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के लिए अभिलेखों का उपयोग नहीं करता।
पुरालेख में दर्ज भूमि अनुदान केवल वंश वृक्ष और उसकी जीत की सूचियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उत्तर गुप्त काल में हुए नए राज्यों के उदय, सामाजिक और कृषि संरचना में परिवर्तन आदि के लिए भी महत्वपूर्ण है। मतलब जब गुप्त काल का पतन होने लगा था, सामंतीकरण का जब विकास होने लगा था, तो ये जो चीज़ें हैं, सामंतीकरण का विकास होना, कृषि का विकास होना, जो समाज में जो विभाजित होना और नए राज्यों यानी गुप्त वंश के पतन के बाद जो नए नए राज्यों का उदय हुआ, इन सारी जानकारी भी अपने को किससे प्राप्त होती है? शिलालेखों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? इन शिलालेखों से प्राप्त होती है। इसी तरह सिक्कों को केवल भारतीय, यूनानी, शक और सातवाहन व कुषाण के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और शहरी जीवन के इतिहास के लिए भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यही बात सिक्कों के लिए भी सत्य है कि सिक्कों का उपयोग केवल और केवल ये जानने के लिए कि कौन सा राजा कब आया था, किस राजा ने कौन सा सिक्का जारी किया था, केवल ये जानने के लिए उपयोगी नहीं है। सिक्के जो है वो व्यापार के बारे में जानने के लिए भी उपयोगी हैं। व्यापार कैसा चलता था, वाणिज्य कैसा चलता था, उसके बारे में भी जानने के लिए जो सिक्के हैं वो उपयोगी हैं। और शहरी जीवन कैसा था, इसके बारे में भी हम इन सिक्कों के द्वारा जान सकते हैं। यानी सिक्कों का उपयोग भी केवल एक तरफ नहीं है, इसका भी बहु उपयोग है इतिहास को जानने के लिए। सारांशतः ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, शिलालेखों, पुरातत्व आदि से प्राप्त सामग्रियों का सावधानी पूर्वक संग्रह आवश्यक है। मतलब वही बात ये कह रहे हैं कि ये जो जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी वो सामग्रियां स्रोत हैं जिनसे अपन प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जान सकते हैं, उनका हमें सावधानी से यूज़ करना होगा। यानी सोच समझ कर उनका साक्ष्यों के साथ मिलान कर हमें उनका यूज़ करना होगा। हमने देखा है कि यह स्रोतों के सापेक्ष महत्व की समस्या को बढ़ाता है। इस प्रकार महाकाव्यों और पुराणों में पाए जाने वाले पौराणिक कथाओं से सिक्कों, शिलालेखों और पुरातत्व को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वही बात फिर से कह रहे हैं कि जो इतिहासकार है वो सिक्कों को, शिलालेखों को और पुरातत्व से प्राप्त अवशेषों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। किसके कंपेयर में? महाकाव्यों और पुराणों के कंपेयर में। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन महाकाव्यों और पुराणों में क्या है? अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति मतलब फेरबदल है। जबकि इन सिक्कों में, शिलालेखों में और पुरातत्व जो अवशेष है उनमें फेरबदल की संभावना थोड़ी कम होती है। होती तो है पर थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू इनके। पौराणिक कथाएं प्रमुख मानदंडों का समर्थन कर सकती है, सामाजिक प्रथाओं को मान्य कर सकती है और जातियों एवं अन्य सामाजिक समूहों की सुविधाओं और असुविधाओं को उचित ठहरा सकती है, किंतु उनमें वर्णित घटनाओं को सच नहीं माना जा सकता। मतलब ये जो कथाएं हैं उनको सच माना नहीं जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि कुछ कुछ कथाएं ऐसी है जो वास्तविकता से बहुत दूर है ना। उसमें ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसी कथाओं को भी थोड़ा सोच समझ कर हमें यूज़ करना होगा। प्राचीन समय से अभी तक प्रचलित प्रथाओं से भी हम प्राचीन काल को समझ सकते हैं। ग्रामीण जीवन और आदिम जनजीवन के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्राचीन इतिहास के निर्माण में मूल्यवान धरोहर की तरह है। मतलब जो ग्रामीण जीवन है और जो आदिम जनजीवन है, जो ग्रामीण जीवन है और जो आदिम जनजीवन है, वो हमारे लिए ज़्यादा इतिहास को जानने के लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण और आदिम जनजीवन में जो राजाओं का प्रभाव था कम था और इसमें फेरबदल की जो संभावना थी वो क्या थी? कम थी। और इसमें जो ग्रामीण जनजीवन से और आदिम जनजीवन से हमें जो वास्तविक अवशेष है वो प्राप्त होते हैं, राइट। इसीलिए जो आदिम जनजीवन और ग्रामीण जनजीवन है वो ज़्यादा उपयोगी है एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज के। कोई व्यवस्थित ऐतिहासिक पुनर्निर्मित अन्य प्राचीन समाजों में हुए विकास की अनदेखी नहीं कर सकता। तुलनात्मक दृष्टिकोण प्राचीन भारत में दुर्लभ और अनोखेपन के अवलोकन को दूर कर सकता है और उन प्रवृत्तियों को खोजकर बाहर ला सकता है जो प्राचीन भारत से दूसरे देशों के अतीत के समाजों के साथ मेल खाती है। हम दुनिया के अन्य भागों में लोगों के साथ भारतीय संबंधों के बारे में जानने के लिए मानव आनुवंशिक अनुसंधान के परिणामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आनुवंशिकता और पीढ़ीगत
विरासतीय गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन जातीय मिलन, जनसंख्या के फैलाव और संस्कृति के प्रसार को दर्शाता है। मतलब वही कहना चाहता है कि हमें जो इतिहास है उसको लिखने के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर न रहकर बहुत सारे स्रोतों को यूज़ करना होगा और उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। क्या करना होगा? क्रॉस वेरीफाई। क्रॉस वेरीफाई का मतलब होता है उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करना होगा, है ना। तो यहाँ पर अपना लेसन होता है फिनिश, राइट फ्रेंड्स। तो इसमें सिंपल सी चीज़ है, हमने इतिहास का निर्माण और उसके इतिहास के निर्माण में जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ा था। मैंने इसको बहुत ही गहराई से समझाया है ताकि एग्ज़ाम में मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आए और जो इतिहास स्पेशल जो जिनका ऑप्शनल इतिहास है उनके लिए तो ये सीरीज़ और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही गहराई से चीज़ों को समझाया है, राइट। इसके बाद इस बुक में थोड़ा सा कालक्रम दिया हुआ है। ये कालक्रम हमने जब इस अध्याय को पढ़ा था उसमें बीच बीच में हमने समझ लिया था। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इसको एक छोटी सी एक रीडिंग लगा सकते हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि सिंधु संस्कृति में लेखन प्रवेश कब हुआ था, ऋग्वेद के बारे में, है ना। दूसरे जो वेद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये कब इनकी रचना हुई थी, है ना। और जो महावीर जी का जन्म और बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, पाणिनि का, ये सब चीज़ें, विक्रम संवत, ये सब चीज़ें मैंने इसमें जब इस लेसन को पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया गया था। एक बार आप इसकी एक छोटी सी रीडिंग लगा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये फिनिश होता है अपना लेसन 3 और अगली वाली वीडियो से हम पढ़ेंगे लेसन 4 जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।